आपका वोट बैंक कहाँ पर है पीडीपी का? क्योंकि हमारे पास यही 3 एमपी थे जो हमने खुशी खुशी बना के भेजे थे, और यहाँ के कुछ सियासतदान इस बिल्डोजर को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे लाखों नौजवान जो कब्रिस्तानों में इस वक्त है। लेकिन जीत का सहरा किसके सर बंधेगा, क्या सोचकर आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया? या तो फारूक साहब को ईडी का दबाव आया या कुछ आया। जब सजाद साहब मोदी जी को मिले तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और हर पार्टी जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन जीत का सहरा किसके सर बंधेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक राज्यसभा मेंबर मीर मोहम्मद फयाज साहब, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाब लड़ रहे हैं। जी फयाज साहब, रूबरू के आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जी फयाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है और आप राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, लेकिन पार्लिमानी इंतखाब लड़ने का आपका ये पहला तजुर्बा है। आप इस तजुर्बे को किस ज़ाविये और निगाह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आपने जो फरमाया कि इससे पहले भी मैंने इलेक्शन लड़े हैं। मेरी जो शुरुआत हुई है वो एक वार्ड के काउंसलर से हुई है जी, और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट रहा म्यूनसिपल कमेटी का, 5 साल में प्रेसिडेंट रहा। और आज मैं यही देख रहा हूं कि पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी। इससे पहले भी इलेक्शन हारने के बाद मुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया, तो अपने उस टेन्योर में अगर आपने देखा होगा, ये नहीं है कि एक एमपी जब बनता है सिर्फ उसका यही है कि वो डेवलपमेंट करे, लेकिन उसके बाद में और भी मसाइल है जो ज़्यादा अहम है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक मसला जो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे लाखों नौजवान जो कब्रिस्तानों में इस वक्त है, तो मसला एक है। जब भी पार्लियामेंट में इस पे बात उठी, मैंने बात की होगी, और जो आवाम कहता था मैं वही जाके पार्लियामेंट में बोलता था। और भी आपने देखा इन 5 सालों में कोविड आया, 370-35 से हटाया गया, पुलवामा का अटैक हुआ, उसमें हमारे जो यहाँ के बच्चे थे, बिल्कुल, जो बाहर की रियासतों में तालीम हासिल करते थे, उन पे बहुत सारी जगहों पे हॉस्टलों पे अटैक हुआ। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, या कोई मजदूरी करने के लिए गया था, या कोई किसी तिजारत की वजह से गया था। तो जहाँ भी आपको कश्मीरी वहाँ लगता था तो उसको या तो किसी भी तरीके से या तो उन पे अटैक किया जाता था, या उनको बहुत सारी तरीक़ों से तकलीफ़ें दी जाती थी। तो मैं एक वाहिद उस वक़्त एक एमपी था जो तकरीबन 2-4 रियासतों में गया, और हमारे जो वहाँ पे बच्चे थे, बच्चियाँ थी, उनको वहाँ से लाया, उनको साथ में यहाँ तक अपने घरों तक पहुँचाया जी। चाहे वो पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पे बात थी, हमारे नौजवानों की बात थी, अफजल गुरु की बात थी, या उनकी जसद खाकी की बात थी, मैंने हर वक्त वो मसले उठाए वहाँ पे। और मैंने कहा कि यहाँ ही लगता है कि कश्मीर और आप बाकी रियासतों में आप क्या फ़र्क समझते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने पार्लियामेंट में उठाई और अपने लोगों के साथ में जुड़ा रहा। फिर रही डेवलपमेंट की बात, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, एजुकेशन, या पावर सेक्टर पे, या रोड्स पे, हर मामले में आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। तो जो पिछले 2-3 साल गुजरे, इसमें जम्मू कश्मीर में दल बदली का माहौल बड़ा सरगर्म रहा, और इसमें ख़ास तौर पर आपकी पार्टी जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुई, यहाँ तक कि आपने भी पार्टी छोड़ दी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सोचकर आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और वहाँ मन क्यों नहीं लगा, और फिर क्या सोचकर आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की फिर से? तो इस हवाले से जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बना
जिसकी शुरुआत हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की। जब हमारे एक किस्म का हमारे ऊपर एक डाका डाला गया, 377 और 35A को छीना गया, जो पाकिस्तान ने नहीं दिया था, इस रियासत ने दिया था। उस वक़्त के प्रधानमंत्री और उस वक़्त की हुकूमत ने हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान थे उनके साथ बैठ कर ये फैसला किया था। उसको हमसे छीना गया। बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, उन्होंने उस मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के हमारा तशक्कुस, हमारा आईन, हमारा झंडा अपना था वो छीना। तब तक सब पार्टियां अलग अलग थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती थी पीडीपी के बारे में, पीडीपी क्या कह रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या कहती थी, बाकी तंजीमें क्या कहती थी। लेकिन एक टाइम आया जब महबूबा जी गई इनके हर लीडर के दरवाजे पे और इन सबों को बोलो छोड़िए, जो हुआ आज तक आपने मेरे खिलाफ बोला, मैंने आपके खिलाफ बोला, छोड़िए, क्यों ना हम मिलकर इस स्टेट का तशक्कुस, इस हमसे जो छीना गया, इसके लिए इकट्ठे लड़े। तो उसका नाम PAGD पड़ा। बिल्कुल। और जो PAGD जब बनी, PAGD बनने के बाद एक माहौल बना कि हमारे जो यहाँ के सजाद साहब थे वो भी उसमें थे। तो इलेक्शन भी लड़ा हमने, इकट्ठे लड़ा, घरों में होता है। मेरी भी थोड़ी नाराज़गी हुई, तो मैंने भी उस वक्त सोचा चलो अब तो ये एक ही घर बना, सजाद साहब के साथ चलेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब PAGD भी टूट गई, पहले वो निकले, तो जो एक मुद्दा और मकसद उस PAGD का था, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा। तो इन 5 सालों में जो हालात बने, उसमें मुझे लगा कि महबूबा जी एक वाहिद लीडर है जो इस अवाम के लिए खड़ी है, जो बात करती है जी। तो उसमें आपने देखा कि उमर साहब ने, अगर पहले PAGD में अब यही दो थे, हमारी पार्टी और NC थी, पता नहीं उमर साहब को क्या दबाव आया जब PAGD की सीटें थी, जब इंडिया अलायंस बना, उसमें हर एक जगह पे सीट शेयरिंग हुई। क्या फ़र्क पड़ता अगर एक सीट PDP को भी दे देते, अगर उनकी नीयत साफ होती। लेकिन उन्होंने कहा ये PDP कहाँ है, ये चौथे नंबर पे है। तो उसके बाद महबूबा जी का बयान आया, उसने कहा अगर ये 6 की 6 सीटें हमें मांगती है, एक बार फारूक साहब बोलता मैं 6 की 6 दे। आज मैं भी होता, अगर यहाँ उमर साहब आज खड़े, मैं भी उसी को वोट देता, मैं भी उसी के लिए कैंपेन करता। पता नहीं क्या उनको लगा, या तो कोई दबाव है, या तो फारूक साहब को ED का दबाव आया या कुछ आया, तो इन्होंने वो PAGD जिसके लिए बनी थी, जो हमसे छीना गया था, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमारे मुलाजिम परेशान, हमारे जो नौजवान तालीम याफ्ता है, उनकी आज आप देखो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर पाता है। अगर आप नारे तकबीर का नारा भी दोगे, वो उस पर भी आपको जेल भेजा जाता है। यहाँ फ़लस्तीन में इतनी ज़्यादती हुई, मुसलमान भाई है हमारे, अरे भाई कम से कम एक पोस्टर लेके तो एहतजाज कर सकते हैं कि वहाँ जुल्म बंद करो। जो उस पर भी बात करता है, यहाँ अभी एक करालपुरा में ईद पे इतना ही उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में जुल्म करना बंद करो, उनको 30 लोगों को 30 के 40 नौजवानों को बंद किया गया। तो उसमें मुझे ये लगा कि महबूबा जी एक वाहिद लीडर है जिसके साथ इस वक्त चलना चाहिए। और मैं, चूँकि वो मेरी बड़ी बहन है, मैंने सोचा कि इस वक्त जब उमर साहब ने बयान दिया, मैंने कहा मुझे अपनी बहन के साथ खड़ा रहना चाहिए, जो इस कौम की बात करती है, जो नौजवानों की बात करती है, जो जेलों में नौजवान हमारे हैं बेचारे, उनकी बात करती है, मुझे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन फयाज साहब, जो आपकी पार्टी है यानी PDP, तो उन्होंने भी BJP के साथ इत्तेहाद किया। क्या आपको लग रहा है कि फिर ये इनकी गलती थी या आपकी गलती थी? देखिए, मैं आपको बताऊँगा, बदकिस्मती से ये BJP ने जो यहाँ ये क्रिमिनलाइज किया, ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, जम्मू और कश्मीर पिछले 70 सालों में अगर आप देखोगे, एक भाईचारा जो कश्मीर और जम्मू के बीच में 6 महीने वहाँ सेक्रेटरीट दरबार मुँह जाता था, 6 महीने यहाँ रहता था, एक ऐसा माहौल था जिसको बिगाड़ने में अहम रोल किया BJP ने।
और जम्मू के लोगों को शायद उस वक्त ये समझ नहीं आया, और जम्मू के लोगों ने 25 सीटें जो है वो बीजेपी को दी। और मुफ्ती साहब का ये था कि हमारा जो भाईचारा पिछले 30-40 सालों से रहा है, अब जम्मू के लोगों ने जो अगर इनको ही दिया, हमें मिलकर चलना चाहिए, उनका वो एजेंडा जो है वो आगे नहीं जाने देना है। तो वही लेके अब वो फैसला जो है वो पीडीपी ने नहीं किया, वो जम्मू के अवाम ने किया। अगर आप देखोगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी उस वक़्त जब सजाद साहब मोदी जी को मिले तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, और 2 सीटें यहाँ से ली उन्होंने। अब ये चीज़ देखकर कोई भी पार्टी, अगर अवाम का फैसला ये है कि हमने बीजेपी को वोट देना है, हम बीजेपी के साथ हैं, तो आपके सर ये कैसे चढ़ता है जी? वो तो अवाम का फैसला था ना। नहीं तो फिर तो अगर मोदी जी सजाद साहब का बड़ा भाई था तो कुपवाड़ा में उसको क्यों सीट दी, हंदवाड़ा में क्यों सीट दी? ये जो आज कह रहे हैं ये पार्टियां, वो तो उस वक्त भी उसके साथ थे ना। ये जो कह रहे हैं पीडीपी ने किया, पीडीपी ने क्या किया? फिर तो ये इन पे भी इल्ज़ाम है जिन्होंने उसको वोट दिया, क्यों दिया? तो ये एक जो था कि जम्मू के अवाम ने उस वक्त बीजेपी को वोट दिया, और हमारा जो था, हमारा पिछले 60 साल की अगर हिस्ट्री देखें, जम्मू और कश्मीर एक है और एक स्टेट है। हमारा जो भाईचारा है उसको जोड़ने के लिए, उसको साथ में चलाने के लिए मुफ्ती साहब ने उस वक्त लोगों का फैसला देखकर वो फैसला किया। जी फयाज साहब, जो बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लोगों के मुताबिक यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाने माने चेहरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है बरहाई रास्त 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि तिकोनी मुकाबला है, जिसमें आप और आपकी पार्टी भी शामिल है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, आपका वोट बैंक कहाँ पर है पीडीपी का? क्योंकि आपके जो पुराने लोग थे पार्टी के, वो तो पार्टी से चले गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, ये सही है कि मेरे सामने जो है बड़े 2 जाने माने पहचाने चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा बनाने वाला कौन है? लोग। बड़ा बनाने वाले तो लोग हैं। बिल्कुल। उनको बड़ा बनाया किसने? लोगों ने ही बनाया। अगर लोगों ने चाहा तो मुझे भी बड़ा बना सकते हैं। इसलिए ये जाना माना चेहरा बड़ा, ये असल ये है लोगों तक। लोग इसकी कारकर्दगी देखेंगे, लोग उनका पिछला बैकग्राउंड देखेंगे कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हमने 37 साल यहाँ पे इक़्तिदार दिया, लोगों ने ही दिया। उनके वालिद साहब भी थे, उनके वालिद साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनको लोगों ने ही बनाया ना, जाना पहचाना चेहरा। अब आज टाइम आया कि 2019 के बाद किस पार्टी का क्या रोल रहा। आज तो सब एक ही जगह है। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा कि 5 अगस्त का जो फैसला आया, उसके बाद सभी पार्टियां जब एक जगह आई, तो सजाद साहब ने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा, महबूबा जी ने भी कहा, सबों ने कहा बिल्कुल कि हमने जो आपस में आज तक कुछ किसी के खिलाफ बोला है, हम वो वापस ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ना कोई इलेक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, लेकिन किस पार्टी का क्या रोल रहा? बिल्कुल। इस वक्त 5 साल पहले हमने दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ 3 सीटें। मुझे याद है जब उमर साहब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि आज का जो वोट आपको देना है, ये डेवलपमेंट बाकी चीज़ें तो होंगी, लेकिन साथ साथ में मैंने ऐसे 3 चेहरे आपको दिए जो पार्लियामेंट में 370 और 35A का दिफा करेंगे। उसमें उन्होंने, मुझे याद है कुपवाड़ा की एक रैली में उन्होंने कहा, मैंने एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस मसूदी आपके सामने रखा, लोगों ने तालियां की। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरी पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक साहब जो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसको मैंने मैदान में खड़ा किया ताकि वो वहाँ पार्लियामेंट में जाके बोले और इसका दिफा करे। फिर उन्होंने कहा कि इस नारद से मैंने अकबर लोन साहब को खड़ा किया, जो स्पीकर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। उनका ये भी उनका कहना था कि आपने देखा है कि ये असेंबली में कैसे गरजता है। तो लोगों ने उस बात पे भरोसा करके उसको वोट दिया और यहाँ से उन्होंने लीड ली। नारद कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, साउथ कश्मीर में जो 3 इधर सीटें थी, 3 की 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर साहब की झोली में डाल दी। बेहतर आज रहता कि उमर साहब अकबर लोन साहब को यहाँ लाता, साथ में नॉर्थ में, बारामूला में, बांडीपोरा में, बडगाम में, कुपवाड़ा में, और वो उसको कहते कि आप खड़े हो जाओ
और आपकी अपनी 5 साल कारकर्दगी इन लोगों को बता दीजिए। क्या आप कभी कुपवाड़ा में आए हैं? इन 5 सालों में क्या क्या हालात बने? कोविड आया, पुलवामा का अटैक हुआ, हमारे लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई, लॉकडाउन रहा। आपने इन लोगों के साथ क्या किया 5 सालों में? क्या आप कभी लोलाब गए? क्या आप कभी इधर हायामा कलारुस गए? क्या आप त्रेहगाम गए, टंगडार गए, हंदवाड़ा गए? क्या आप लंगेट गए? क्या आप बांडीपोरा गए? क्या आप सुंबल सोनावारी में गए? आप बारामूला में गए, उड़ी में गए? आप इसी तरह टंगमर्ग में कभी गए, पटन में गए, क्रीरी में गए, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज है? हमारे पास यही 3 MP थे जो हमने खुशी खुशी बना के भेजे थे। हमारे पूछने वाला तो कोई नहीं था अल्लाह ताला के बगैर। अल्लाह ताला का करम नहीं होता तो जो कोविड जिस तरह से आया था, हमारे यहाँ पे क्या था? इन्होंने तो 2 रुपया का मास्क तक नहीं दिया। बिल्कुल फयाज साहब, आपने कारकर्दगी की बात की, लेकिन आप खुद भी राज्यसभा मेंबर रहे, आप ऐवान बाला में थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपने टेन्योर के दौरान आपने क्या क्या काबिल ज़िक्र काम किए, किन मुद्दों को आपने उजागर किया? इस वक्त आप लोगों से वोट मांग रहे थे, लोग आप पे क्यों भरोसा करेंगे? और इस हवाले से आप बता दीजिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, इस वक्त जो वोट है ये सिर्फ डेवलपमेंट का ही मसला नहीं है। आज हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में हैं। आप मुझे बताइए, खुदारा मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के आप बोलिए, कौन सी पार्टी इस वक्त बात कर रही है? कौन सा लीडर इस वक्त बात कर रहा है? क्यों ये दबे हुए हैं? क्या मजबूरी है इनको? अगर डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब और ये जो इनके 2 MPs थे, मसूदी साहब, 2 तारीख को ये प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, 5 तारीख को, 5 अगस्त को 370 और 35 से हटाया गया। इन्होंने क्या बात वहां की? क्या एजेंडा था? आज अगर इन्होंने PDP को सीट नहीं दी, या अगर ये वो कहते कि 6 की 6 सीटें हमें दो, आज इन्होंने क्यों ये इत्तेहाद तोड़ा? क्या इसमें ये नहीं है कि फारूक साहब को ED का नोटिस आया, उमर साहब को खुद वो जो उन्होंने किसी पार्टी को लोन दिलवाया है JK बैंक से? आप क्यों डरे? अगर आपको यही डर था तो आप क्यों आए PAGD में? तो आज जो हमारा मुद्दा है, ये बातें लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। देखिए, इस वक्त आपने देखा हाल ही में जो अमित शाह जी आए थे जम्मू में, उन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के बगैर जो भी होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो तीसरी पार्टी है, उनको पीछे सपोर्ट है BJP का। मैं उनको कहना चाहता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में बयान दिया, वो पूरा जो बयान था वो सीधा मुसलमानों के खिलाफ था। अगर आप वो बयान सुनोगे, उन्होंने उसमें क्या कहा, अगर बजाय इसके कि वो 10 साल कारकर्दगी दिखाता। तो ये जो पार्टी है, आज मैं एक चीज़ और भी देख रहा था, झारखंड में कहीं योगी की रैली है। योगी ने शायद इधर यूपी में वो JCB बिल्डोज़र चलाता है, वो मुसलमानों के घरों पे, दरसगाहों पे, मस्जिदों पे। तो झारखंड में रैली है, झारखंड के BJP के लोगों ने हर डोजर पे जो है वो BJP का झंडा लगाया और कहते हैं कि बिल्डोजर बाबा आ रहा है। और ये बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। अब जो पार्टी इधर उनको सपोर्ट कर रही है, जो उनके एजेंडे पे चल रही है, वो लोगों को बताए। अगर इनका बिल्डोजर हमारे खिलाफ चल रहा है, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, इनका ये बिल्डोजर मुसलमानों के खिलाफ है और यहाँ के कुछ सियासतदान इस बिल्डोजर को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने देखा आपने उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया। जी फयाज साहब, हर एक पार्टी का अपना इंतखाबी मंशूर होता है जिसमें उन मुद्दों को प्रायोरिटी दी जाती है जो लोगों के लिए अहम होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कौन सा मुद्दा लेकर लोगों में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है, जो हमारे नौजवान जेलों में है, उसके बाद जो हमारा तशख्खुस, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई आर्डर निकलता है
कभी स्टेट लैंड निकालते हैं, कभी घास चराई लैंड निकालते हैं। कल से मैं सुन रहा हूँ हर एक मस्जिद का ये जियो टैग फ़ोटो मांग रहे हैं, वहाँ कौन इमाम है। आप लोगों से पूछ लीजिए, पिछले 3 दिन में 4 दिन में मैं यही सुन रहा हूँ। हर जगह जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, मस्जिदों का जियो टैग करते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। साथ साथ में चाहे वो डेवलपमेंट का मसला है, चाहे मसला कश्मीर का जो मसला है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो इस वक्त जो यहाँ कश्मीरी बात भी नहीं कर पा रहा, अगर हम कोई देंगे नारा, कोई नारे तकबीर, उस पर भी जेल भेजा जाता है। जी जी फयाज साहब, चलते चलते अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझ रहे हैं, आपका मुकाबला किसके साथ है, उमर साहब के साथ या सजालुन साहब के साथ? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकाबला तो है, लेकिन मैं लोगों से एक ही अपील करूँगा, आज कम से कम ये बिल्डोज़र बाबा को भी देख लीजिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछले 5 साल कारकर्दगी को भी देख लीजिए। छोड़िए पीछे कितने साल उनको हमने 45 साल MP दिया। ये देखकर अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, इंशाल्लाह पहली बार लोगों को तब्दीली नज़र आएगी और जो लोगों के मसाइल है, नौजवानों के मसाइल है, इंशाल्लाह जो उनकी परेशानी है उसके लिए हम लड़ेंगे और बात करेंगे और तब्दीली इंशाल्लाह पहली बार कश्मीर में नज़र आएगी। जी फयाज साहब, मसरूफियात के बावजूद अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक राज्यसभा मेंबर मीर मोहम्मद फयाज साहब।